नमस्कार मित्रों, आज 21 फरवरी 2024 और वार है बुधवार। और बुधवार को दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में हम प्रस्तुत करते हैं एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो आज बीकानेर के युवा रचनाकार इंद्रजीत कौशिक की रचना प्रस्तुत करूंगा, एक बाल कहानी, और उस बाल कहानी का नाम है अनोखी चोरी। भाई सुरेश चंद्र सरवारा जी कोटा से पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम आपको। और आज जो है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी है, विश्व मातृभाषा दिवस। तो इस दिवस पर सभी मित्रों को, शुभचिंतकों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और बात जो मातृभाषा की चल पड़ी, तो मैं आज शाम को इस कार्यक्रम के बाद हमारे माननीय जिला कलेक्टर महोदय श्री कान्हाराम जी से भी मैं मुलाकात करूंगा और उन्हें एक मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन भी दूंगा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए, 8वीं अनुसूची में नाम शामिल किया जाना चाहिए और राजस्थानी को राजभाषा घोषित किया जाना चाहिए। और जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें जो है शिक्षा का माध्यम जो है वो राजस्थानी हो। तो इस तरह का एक पत्र मैंने तैयार किया है और मैं भी जिला कलेक्टर कार्यालय जाकर भी आया था। तो वहाँ कलेक्टर साहब मीटिंग में थे और बाद में मैंने उनके पीए साहब जो है मेरे बहुत ही नज़दीकी हैं, पवन जी चौधरी, उनसे मैंने मुलाकात की। तो पवन जी ने कहा कि आप 5:30 के बाद कभी भी फिर आ जाइए, आप उनसे मिलिए और ज्ञापन दीजिए। तो मैंने कहा ज्ञापन भी दूंगा और साथ में राजस्थानी बाल बतीसी और डांखड़ा वंश अगेन कुछ किताब और टापर टोली अखबार भी, टापर टोली के नए अंक भी दूंगा। तो मुलाकात करेंगे। और एक खास बात आज और बताना चाहूँगा कि आज 21 फरवरी को मेरे फेसबुक मित्रों का जन्मदिन भी है, तो उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। और उन सभी मित्रों के जो नाम है उनमें सबसे पहले है मृगांक चमोली, और ये आप पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं BR साहू जी, आपका भी जन्मदिन है। और हमारे हनुमानगढ़ से एडवोकेट श्री रतनलाल जी नागौरी, आज इनका भी जन्मदिन है। और हनुमानगढ़ पीलीबंगा के विक्रम सिंह जी, और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की सुनीता पुष्पराज पांडे, और लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुदेशना ठाकुर, आज इनका भी जन्मदिन है। भाई बहुत बहुत आपको बधाई जन्मदिन की। और भी कुछ मित्राएं हैं, सुरेश चंद्र सरवारा जी के साथ साथ डिब्रूगढ़ आसाम से ललित शर्मा पधारे हैं, और देवली टोंक से हमारे साहित्यकार शिक्षक साथी पारसन जैन साहब भी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और भी कई चीज़ें हैं भी वास्तव में माइड भाषा में जो बात कर सकते हैं, जैसे किसी की पंजाबी भाषा है, पंजाब में है ना, अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग भाषाएं हैं, तो उसमें दुख सुख की बात जो है ना, अपनी जो मातृभाषा में जितनी बढ़िया अभिव्यक्ति हो सकती है वो और अन्य किसी भाषा में नहीं हो सकती। और ये हम घर पर भी ये बैठकर बात करते रहते हैं। कवि पीयूष परिंदा भी पधारे हैं, भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिनका जन्मदिन है उन्हें भी पारसन जैन साहब बधाई दे रहे हैं। और ललित शर्मा जी कह रहे हैं भाई जी माड़ भाषा की शुभकामनाएं। भाई बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो है ना स्वागत योग्य है ये आपकी ये बात। और अब मैं कहानी शुरू करने से पहले इंद्रजीत कौशिक जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, इनका संक्षिप्त परिचय। आपका जन्म 15 अगस्त 1963 को, इंद्रजीत कौशिक बीकानेर से, और जन्म 15 अगस्त 1963, और पिछले 45 साल से बाल साहित्य सृजन कर रहे हैं। और इसमें कहानी, कविता, व्यंग्य, एकांकी और अनेक विधाओं में आप लेखन कर रहे हैं। राज्य और देश की लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में, जिनमें चंपक है, नंदन, बाल भारती, पराग, समझ झरोखा, बाल अंश, बाल भास्कर और टाबर टोली, किलकारी, बच्चों का देश, सरिता, मुक्ता, सुमन, सौरभ, गृह शोभा, गृह लक्ष्मी, सरसलील, मेरी सहेली, दैनिक भास्कर, युग पक्ष, हरिभूमि पत्रिका, नवज्योति, जनसत्ता, पंजाब केसरी, हिंदुस्तान, नवा टाइम्स, राष्ट्रदूत, ट्रिब्यून आदि जो समय समय पर जो प्रकाशित इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। और कुछ पत्र पत्रिकाएं बंद भी हो गई हैं, और इनमें पूर्व में आप खूब छपे हैं। और बीकानेर और जयपुर जो है ना आकाशवाणी केंद्रों से आपका प्रसारण भी हुआ है, आपने रचनाएं प्रसारित भी की हैं। और मूंछों वाले मामा जी, और रिमोट वाला सांप,
और अनूठा 2 अक्टूबर ये हिंदी के इनके बाल कहानी संग्रह हैं। और हीरो बन गयो जीरो ये राजस्थानी में इनकी कविता की किताब है। और पुरस्कार में आपको राजस्थान साहित्य अकादमी का 2003 में मूंछों वाले मामा जी पर पुस्तक पर डॉक्टर शंभू दयाल सक्सेना बाल साहित्य पुरस्कार आपको मिल चुका है। और आपको और भी खूब सारे इनाम मिले। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और दुआएं। तो कवि पीयूष परिंदा जी कह रहे हैं माइड भाषा का आनंद अद्भुत होता है ना। अभिव्यंजना लोक रस की उत्प्रेक्षा की संवाहक बनती है। हीरो बन के जीरो अद्भुत लोक रस की अभिव्यक्ति। मनोहर चमोली जी बता रहे हैं भैया आपके लाडे सर जो है मृगांक चमोली का जन्मदिन है आज। बहुत बहुत बधाई आपको और आपका भी बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। ये अपने बच्चे जो हैं खूब तरक्की करें। और अब मैंने इनका परिचय दे दिया है इंद्रजीत कौशिक जी का। अब मैं इनकी कहानी का वाचन करता हूँ। फिर आगे मुझे और भी फिर जाना है तो मैं मेरी जिम्मेदारी निभाते हुए ये कहानी का वाचन करता हूँ। कृपया आप सुनिएगा। और कहानी का नाम है अनोखी चोरी और इसके रचनाकार हैं इंद्रजीत कौशिक बीकानेर। दादी अम्मा का मोबाइल चोरी चला गया। यह पता चलते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया। सवाल यह था कि आखिर किसने चुराया दादी का मोबाइल। अभी थोड़े दिन पहले ही तो निधि के पापा ने अम्मा को नया नकोर स्मार्टफोन ला करके दिया था। दादी अम्मा टीवी देखती थी तो उन्हें हर किसी के हाथ में चमचमाता स्मार्टफोन नजर आता था। इसलिए उन्होंने भी मोबाइल दिलाने की जिद पकड़ ली। भाई बेटा जो है इंजीनियर दुष्यंत जोशी भी आ गए। कह रहे स्वागत पापा जी। और इंद्रजीत कौशिक जी भी आ गए हैं। भाई बहुत बहुत स्वागत। आप कहानी देखिए। आपकी कहानी का कौशिक साहब आपकी कहानी का वाचन कर रहा हूँ। आगे देखिए। मुझे तो इसे चलाना ही नहीं आता, मैं इसका क्या करूंगी, दादी ने अपने बेटे से कहा। हालांकि उन्हें नया मोबाइल पाकर बहुत खुशी हो रही थी। मैं सिखा दूंगी दादी, एक ही दिन में आप एक्सपर्ट बन जाओगी। निधि की बड़ी बहन तानिया ने समस्या का हल बताया। तू तो केवल 10 साल की है, तू मुझे क्या सिखाएगी, दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो तानिया ने भी झूठ मूठ की नाराजगी जता दी। दादी तुम चिंता न करो, दीदी ने नहीं सिखाया तो मैं हूं ना, आपकी लाडली पोती निधि। हालांकि हूं तो केवल 8 साल की, पर इस बात से क्या फर्क पड़ता है दादी, आपको तो सीखने से मतलब है। ज्ञान चाहे कहीं से भी मिले, ले लेना चाहिए। चलो छोड़ो, तुम दोनों मिलकर मुझे सिखा देना। अब तो ठीक, दादी ने अपने दोनों लाडली पोतियों से कहा तो उनमें होड़ सी मच गई। फोन के फीचर दादी को बताने के लिए कहना नया हो गया कि दादी भी पूरे मनोयोग से लगभग सारे फीचर जान गई। कहना नया होगा कि दादी पूरे मनोयोग से लगभग सारे फीचर जान गई। तानिया और निधि भी खुश थी कि चलो उन्हें भी कभी कभार दादी के फोन से गेम खेलने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि पापा तो उन्हें फोन को छूने नहीं देते थे। फोन खोया तो सबसे पहले सभी का ध्यान उन शरारती बहनों की तरफ ही गया। सच सच बताओ, तुमने दादी का फोन कहीं छुपाया होगा। अगर तुमने सही से नहीं बता दी फिर पिटाई के लिए तैयार हो जाओ। उनकी मां ने दोनों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। शरारती होने के बावजूद घर के सभी सदस्य अच्छी तरह जानते थे कि यह दोनों कभी झूठ नहीं बोलेंगी। अब बारी आई यश की। वह तो अभी 5 साल का ही था, उसे फोन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी उसे भी तलब किया गया। यश ने भी साफ मना कर दिया कि उसे भी कुछ नहीं मालूम। घर में बस इतने ही सदस्य थे। निधि की मम्मी तो वैसे ही किचन में व्यस्त रहती थी, उन्हें तो फोन ढंग से पकड़ना भी नहीं आता था। निधि के पापा सोचने लगे कि कहीं कोई बाहर का आदमी तो फोन उठाकर नहीं ले गया। अभी घर में कोई आता जाता भी नहीं था। ऐसे में बाहर से किसी चोर के आने की बात किसी को जंची नहीं। लाख टके का सवाल अभी भी खड़ा था, तो फिर फोन गया कहाँ। जब सारी कोशिशें करके देख ली तो फिर यह तय हुआ कि घर के सारे सदस्य मिलकर फोन ढूंढो। अभियान छेड़कर फोन तलाश करेंगे। घर का चप्पा चप्पा छान लिया गया, पर फोन नहीं मिला तो नहीं मिला। नया नवेला महंगा फोन खो जाने से सभी दुखी थे।
दादी कहीं आपने तो भूल से उसे कहीं नहीं रख दिया, हो सकता है आप उसे कहीं रखकर भूल गई हो। तानिया ने पूछा। मेरे पास ले देकर यह पुराना संदूक है, जाकर देख लो उसे भी। मैं अपना फोन यहीं मेज पर रखकर गई थी, थोड़ी देर बाद आई तो देखा वहां नहीं था। दादी ने उत्तर दिया। तो संदूक खोलकर देखा गया, वहां भी फोन नहीं था। फोन की चोरी का रहस्य गहराता जा रहा था। यह तो तय था कि कोई उसे ले गया है, पर कौन? तो भी यश ने अपने पापा से कहा दीदी के फोन पर कॉल की जाए, दादी के फोन पर कॉल की जाए। उसका यह सुझाव सभी को पसंद आया। झटपट निधि ने अपने पापा के फोन से दादी के फोन पर घंटी की। घंटी जा रही थी पर आवाज नहीं आ रही थी। शायद दादी ने उसे साइलेंट मोड पर कर रखा हो। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नया फोन और वह भी महंगे वाला। खो जाने से घर के लोग खासे परेशान हो गए। चलो अच्छा हुआ, इस फोन के चक्कर में मैं रामायण का पाठ करना भी भूल गई। तानिया जा, पहले हाथ धो और फिर ऊपर के कमरे में रखी रामायण लेकर आ। बहुत दिन हो गए उसका पाठ किए हुए। दादी ने अपनी बड़ी पोती को ऊपर के कमरे में भेजा। तानिया रामायण लेने ऊपर गई तो यह देखकर दंग रह गई कि दादी जी इस रामायण को रोजाना पढ़ती थी। मोबाइल उसी के ऊपर रखा हुआ था। वह समझ गई कि दादी उसे वहीं रखकर फिर भूल गई कि मोबाइल उन्होंने कहाँ रखा था। दादी आपका मोबाइल तो मिल गया और उसे चुराने वाला चोर भी। तभी नीचे आकर तानिया ने घोषणा की तो सब दौड़े आए। कहाँ मिला मोबाइल? किसने चुराया? जल्दी बता। एक साथ यही सवाल दागा गया। तानिया ने एक सांस में पूरी बात बताई तो सब जोर जोर से हंसने लगे। इस हंसी में दादी भी थोड़ी देर बाद शामिल हो गई। अब याद आया मुझे, सुंदरकांड के पाठ के दौरान मुझे झपकी आ गई थी और फिर मेरे ध्यान से फोन वाली बात भी उतर गई। अब ये आदत नहीं है ना मुझे फोन रखने की। दादी ने कहा तो सबने उनसे इस बुलक्कड़पन के लिए कुछ खिलाने को कहा। तो हो जाओ तैयार, आज शाम को तुम सब मेरे हाथों की बनी खीर खाओगे। तुम तो जानते ही हो कि मेरे हाथों की खीर खाने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। दादी ने घोषणा की तो सबने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। मोबाइल की अनोखी चोरी का भेद खुल चुका था। तो भाई ये देख लो, मैं 5-4 कहानियां पढ़ता हूँ, उसके बाद एक कहानी का चयन करता हूँ और इस कहानी को पढ़ा तो बड़ा मजा आया। क्यों, पहले भी मेरे पढ़ी हुई है और मेरे निर्देशन में ये छपी थी। एकेडमी के सहयोग से यह किताब अनूठा 2 अक्टूबर, और ये डिजाइन जो है कवर, ये भी दुष्यंत का बनाया हुआ है, बेटे का, अनूठा 2 अक्टूबर। इसमें से मैंने ये इस कहानी का वाचन किया। अनोखी चोरी का मजा आ गया पढ़कर। आपको भी तो मजा आया होगा। आपने कहानी सुनी और कैसी लगी बिल्कुल आप टिप्पणी कीजिएगा, मित्रों को बताइएगा। और दीनदयाल की चौपाल जो है वो YouTube चैनल, उसको सब्सक्राइब करो भाई, मेरा भी हौसला बढ़ाओ, है ना। अब मिलते हैं कल हिंदी बाल कविताओं के साथ, है ना। कल मिलते हैं शाम को 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।